हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल अहमद। मुझसे अक्सर मेरे व्हाट्सएप पे लोग या आप जैसे बहुत अच्छे भाई दोस्त पूछते रहते हैं कि आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं। तो मेरा ज़रिया माश यानी जहाँ से मुझे पैसे आते हैं तो वो ट्रेडिंग है। चाहे वो ऑटो मैं करता हूँ या मैनुअल करता हूँ। तो ये यूट्यूब पे वीडियो मैं जब फ्री हूँ तभी मैं बनाता हूँ। तो आज मार्केट क्लोज़ है, छुट्टी है, मार्केट नहीं ओपन, इस वजह से मैं फ्री था तो रात का टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूँगा अपनी मैनुअल ट्रेडिंग से रिलेटेड कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। और फिर हम आगे एनालिसिस भी करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। मैं चूँकि 3 पेयर पे काम कर रहा हूँ, गोल्ड पे और जापानीज़ येन पे और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे, जीबीबी पे। तो इन्हीं 3 पेयर की बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। वैसे तो एनालिसिस पूरे वीक के करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ख़ास किस्म की सपोर्ट रेजिस्टेंस या आपका जो तरीक़ाकार है, इंडिकेटर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो वो मूव के हिसाब से, मार्केट की मूव के हिसाब से डेली चेंज हो जाते हैं। तो पूरे वीक के एनालिसिस मुनासिब नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह हो सकता कि अभी मेरा जो इरादा है या जो मेरे एनालिसिस हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जब मैं ट्रेड स्टार्ट करूं, मंडे गुजर जाए, ट्यूसडे गुजर जाए, तो बाकी के जो दिन हैं उनमें मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर जाए कि मुझे लगे कि आगे जो मैंने एनालिसिस किए थे वो उस तरीके से मार्केट नहीं जा सकती। तो ये चीज़ होती है, इसलिए डेली ही देखना चाहिए मार्केट को। लेकिन फिर भी हम वीकली एक जायज़ा लेंगे मार्केट का कि मार्केट वीक में क्या कर सकती है। तो उससे पहले ये मेरा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। इसमें मैंने आपको इसकी हिस्ट्री शो करता हूँ। मैनुअल काम चूँकि आपको पता है डेली ट्रेड करनी पड़ती है अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मैं ज़्यादातर ऑटो ट्रेडिंग, मेरी यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होंगी तो उसी से रिलेटेड होती हैं। मैनुअल ट्रेडिंग मैं काम नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में तो हम सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग की बात करेंगे। और आगे मैंने कुछ एक पाउंड का रिपोर्ट बनाया है, एक जापानीज़ येन का रिपोर्ट बनाया है और दोनों बहुत प्यारे हैं। एक तो बल्कि टेस्ट भी हो रहा है वीपीएस पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जितनी देर तक वीपीएस ऑन होता है तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। इसको भी देख लेते हैं। अभी ये देखें, ये रिपोर्ट चल रहा है और ये चूंकि डेमो अकाउंट पे भी टेस्ट हो रहा है, ये रियल अकाउंट नहीं है। तो आप इसका अगर इसकी हिस्ट्री देखें, इसका ड्रा डाउन देखें, इसने कितना प्रॉफिट किया है और इसकी बैक टेस्टिंग भी करें, तो आपको किसी भी प्रोडक्ट का अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितनी पायदार है, यानी लाइव मार्केट में वो हमें फ़ायदा दे सकती है या लॉस करेगी। तो अभी बैक टेस्ट तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो मैं वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्योंकि मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो ऑटो ट्रेडिंग ही है, मैं मैनुअल ट्रेडिंग काम ही करता हूँ। तो ये जो नई प्रोडक्ट हमने बनाई है इसका क्या रिज़ल्ट है, तो इसको देख लेते हैं जी। अभी ये मैंने इसकी डिटेल रिपोर्ट ली है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा कि किस टाइम को ये काउंट लगा, क्या क्या ट्रेड किस किस दिन हुई हैं और इसमें कितना ड्रा डाउन हमें देखने को मिला है। तो इसका जो मैक्सिमल ड्रा डाउन है वो 10% है। $119 आपके अपने कैपिटल पे अभी तक हमें ड्रा डाउन देखने को मिला है। और ये चल रहा कब से है, इसकी जो फर्स्ट ट्रेड है वो 9वें महीने की 27 तारीख को हुई है और ये इसने बाय किया था क्योंकि ये एक ही पेयर पे चल रहा है USD JPY, और ये किसी दूसरे पेयर पे वर्क तो करेगा लेकिन लॉस करेगा, प्रॉफिट नहीं करेगा। ये डिज़ाइन ही सिर्फ जापानीज़ येन के लिए किया गया। तो इसने तकरीबन
अब 27 से लेकर 22 तक तकरीबन एक मंथ होने लगा ऐसे, यानी अगला एक वीक है, वो वीक जब हो जाए तो इसको एक मंथ हो जाएगा। तो एक मंथ में इसने तकरीबन 46% दिया है। अच्छा रिजल्ट है। ड्रॉप डाउन 10% का ड्रा डाउन है। वैसे 30% तक किसी भी अकाउंट में जो ठीक तरीके से चल रहा हो 30% तक ड्रा डाउन आ सकता है। मैक्सिमम ड्रा डाउन 30% तक हो सकता है एक अच्छे ट्रेडर का भी, लेकिन इसमें 10% का अभी तक हमें ड्रा डाउन देखने को मिला है। ये भी टेस्ट करूँ, मैंने रियल में भी इसमें अमाउंट नहीं डाली, हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ से इस पर रियल पे भी चला दूँ। चलें अब वापस आ जाते हैं, अपनी मैनुअल ट्रेडिंग से ही रिलेटेड बात करते हैं। तो चूँकि मैं अच्छा इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये रियल अकाउंट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट ट्रेड हुई है 13 तारीख को 10वें महीने की, और 10वें महीने की 22 तारीख तक। देखें बहुत कम ट्रेड हुई है। मैं इसमें कोई रॉन्ग ट्रेड नहीं ले रहा और ऐसी कोई ट्रेड नहीं ले रहा जिसमें मुझे रिस्क ज़्यादा लेना पड़े। मैं टोटल सेव ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मेरा ड्रा डाउन भी ना जाए बहुत ज़्यादा, और मुझे मेरा इसमें टारगेट है वो मंथली 30% है और वो इजीली हो जाएगा। आप अंदाज़ा कर लें कि 10 दिन बनते हैं 13 से 23 तक या 22 तक। 10 दिन में मैंने 800 और 46 का किया प्रॉफिट। तो अगर आप इसकी एवरेज लगाएं 10 दिन में, महीने में 30 दिन हो गए, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलमोस्ट 2000 बन जाते हैं। तो मेरा टारगेट 1500 है, वो इजीली हो जाएगा। देखें मैंने किसी भी जगह बहुत बड़ा वॉल्यूम यूज़ नहीं किया, वरना जिस तरह अकाउंट है मैं इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम भी यूज़ कर सकता था, लेकिन चूँकि मैं सेव चल रहा हूँ, मेरा टारगेट आप देख लें किसी भी जगह मैंने ये नहीं $500 एक ट्रेड से निकाला हो, $1000 निकाला हो। ड्रा डाउन भी मेरा इसी तरह कम ही गया। इसकी भी हम डिटेल रिपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस करने से पहले आप ख़ुद को तो देख लें कि आप ख़ुद क्या करते हैं। मतलब अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ तो उससे पहले मेरा ख़ुद का क्या रिज़ल्ट है वो चीज़ पहले देखनी लाजमी है ना। और आप ये मैं इस ट्रेड के ऊपर एरो रखता हूँ, आप देखें प्लेस्ड मैनुअली लिखा हुआ है, यानी ये कोई ये की ट्रेड नहीं है। और ये चूँकि अभी मार्केट क्लोज़ है, हमारे ट्रेड लगेगी नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ ये इन्वेस्टर पासवर्ड भी नहीं है, ये इसका ट्रेडिंग पासवर्ड ही लगा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा अभी हम इसकी डिटेल रिपोर्ट ले लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक में इन 3 पेयर्स के साथ क्या क्या हो सकता है, पाउंड के साथ, जापानीज़ येन के साथ और गोल्ड के साथ। क्योंकि मेरी ट्रेड भी आप देख लें ये गोल्ड, पाउंड और येन पे है, USD के साथ। तो इसकी डिटेल रिपोर्ट ले लेते हैं। मेरा ड्रा डाउन है ना जो सा अपनी अमाउंट पे, वो 1% भी नहीं है, आप देख सकते हैं इन 10 दिनों में, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा सेव चाह रहा हूँ। अगर आपको सेव ट्रेडिंग से ही मंथली 30% बच रहा है रिस्क लिए बगैर, तो ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। आप अगर इस पे रिस्क लें, यानी ये वॉल्यूम अगर बड़ा कर दिया जाए तो 100% भी मंथली हो सकता है, लेकिन फिर वो रिस्क भी बढ़ जाएगा, मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। तो ये 30% का मेरा टारगेट है और ऑलमोस्ट 10% मुझे हो गया प्रॉफिट, 10% से ज़्यादा ही हो गया, और इंशाल्लाह आगे के 20 दिन में ये मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इन पेयर्स के साथ। ये बात मैं आपसे पहले कर देता हूँ एक दफ़ा फिर, कि डेली एनालिसिस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि मार्केट की मूव पे डिपेंड करता है। तो मूव हम एक पूरे वीक का सांचा बना लें कि ये इस तरह हुआ तो इस तरह करेंगे, वो उतना ज़्यादा पायदार नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट
कहाँ जा सकती है, गोल्ड की, पाउंड की, और ये यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई का पेयर भी निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं आपको, क्योंकि मैं खुद इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मैं इंडिकेटर्स में आपको नहीं उलझाऊंगा। जितना हो सके आप अपनी ट्रेडिंग को सादा रखें। जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे, इवन के जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आपके पास, ये आपको पजल करेगा। मैं ये नहीं कहता कि इसको सीखें ना, सीखें आप, लेकिन एक आध से ज़्यादा इल्म भी फ़ायदा नहीं देता। बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मेरा इस पर एक्सपीरियंस है। ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ, मार्केट इसी तरह चलती है। अगर इसने ऊपर जाना है तो तब भी ये सीढ़ियाँ बना के ऊपर जाएगी, अगर इसने नीचे आना है तो तब भी ये सीढ़ियाँ बना के ही नीचे आएगी। तो अभी तो ये आप देख सकते हैं कि जापानीज़ येन का ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है सेल वाली तरफ, लेकिन इससे अगर आप पीछे चले जाएं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ गया, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा फिर वही बात कि हम पूरे वीक का प्रॉपर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता, तो अच्छा आप एनालिसिस करें तो या तो आप H4 पे करें या डे 1 पे करें। इससे नीचे जितने भी पेयर हैं वो आपको कुछ इतना खास रिज़ल्ट नहीं दे सकते। अभी जो मेरा अपना तरीक़ाकार है जिस पे मैंने ये प्रॉफिट किया और इतने कम ड्रा डाउन के साथ किया, वो क्या, मैं सबसे पहले देखता हूँ H4 को। H4 में क्या हुआ है? H4 में एक बहुत प्यारी कैंडल, प्यारी से मुराद ये कि काफ़ी तगड़ी कैंडल नीचे की तरफ या गिर चुकी है, बेरिश मार्केट क्लोज कर चुकी है। तो उसके बाद मार्केट, चूँकि हम इतने ज़्यादा कि हम इंडिकेटर कोई लगाएंगे ही नहीं, तो हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं एक इस जगह पे रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, तो यहाँ पे हमने लगा दी। इसके अलावा एक ये इस जगह पे दो लगा दी। अब एक सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये दो सपोर्ट है। अच्छा, अभी ये पाउंड सॉरी जापानीज़ येन का ट्रेंड जो है, आप H4 में भी देखें तो ये नीचे की तरफ बनना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वीक हो सकता है वो इसको फॉलो करे, क्योंकि जापानीज़ येन की एक आदत है कि अगर ये एक तरफ चलना शुरू हो जाता है तो फिर ये अच्छा भला चलता है। और जापानीज़ येन की एक आदत और भी है कि जब ये ट्रेंड चेंज करे तो चेंज भी करे तो पुराने ट्रेंड के कम से कम मिड तक 100 में से 70 दफ़ा आता है। यानी कि ये मार्केट का ट्रेंड था बाय का, ये मार्केट बाय में गई। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दूंगा क्योंकि ये बड़ी बनती जा रही है, मतलब काम लंबा होता जा रहा है, तो इसको मैं 2 हिस्सों में कर दूंगा। अभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया ट्रेंड, जब इसने बाय का बनाया तो ये इधर तक गया। अब ट्रेंड अगर सेल में बन रहा है तो कम से कम इसका मिड यही बनता है, यहाँ तक इसे आना चाहिए। अब चूँकि हम पूरे वीक की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक का अंदाज़ा हम रख सकते हैं कि यहाँ तक ये आएगा, यानी 112.000 यहाँ तक नेक्स्ट वीक तक, मतलब ये जो वीक स्टार्ट होगा मंडे से ट्रेडिंग का, यहाँ तक आ सकता है जापानीज़ येन। तो अभी मज़ीद हम इसको देखते हैं डे 1 में। डे 1 में जब मार्केट क्लोज हुई फ्राइडे को तो ये बैरिश बनी। ये देखें जब ये ऊपर जाता है तो ये अब रेगुलर 1 2 3 4 5 6 दिन मुसलसल मार्केट ऊपर गई है। तो ये पहले 2 दिन गिरी है
हो सकता है अगले दिन ये नीचे आए, तो मेरा तो अंदाज़ा यही कहता है कि ये नीचे आएगा। अच्छा, मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्ज़िट कहाँ पे करनी है उस पर भी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ इसके ट्रेंड को देख रहे हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये यहाँ तक जाएगा 112.000। अच्छा, मंथ तक नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। वीक, डे और H4, ये 3 टाइम फ्रेम हमें यूज़ करने चाहिए। मैं कम से कम यही 3 यूज़ करता हूँ, और इससे पीछे बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, वो स्कैल्पर लोगों के लिए है। मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ, या मेरी कुछ ट्रेडें 3-4 दिन तक चली जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी ट्रेडिंग नहीं करता, जो सी मंथली चलती रहती हैं, या 15 दिन 20 दिन चलती रहती हैं। या मैं स्कैल्पिंग भी नहीं करता, जो आपने 2 मिनट 5 मिनट में ट्रेड करके निकलना होता है, बड़ा वॉल्यूम दे के छोटी मूव उठानी होती है, वो काम भी मैं नहीं करता। मेरी ज़्यादातर ट्रेडिंग इंट्राडे की है। आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये 11 को लगी, फिर बाकी 12-13 को कोई ट्रेड नहीं है, 15 को 2-3 ट्रेडें लगी, एक पेंडिंग आर्डर था, ये हिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद 16 को जो ट्रेड लगती है वो कटती भी है। तो ये इस तरीके से ये चला है। अच्छा जी, अभी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट पाउंड की आप सॉरी जापानीज़ येन की आप नीचे आएगी, और इस पे बाय नहीं करनी चाहिए हमें। अच्छा, अगर अब आप ये तो हो गया हमारा अंदाज़ा कि ये नीचे आएगी। आप मेरी अकाउंट हिस्ट्री में भी देखें, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद सेव करना चाहते हैं तो फिर आप एक्टिव आर्डर से हट जाएं और पेंडिंग आर्डर वाली तरफ आ जाएं। ये देखेंगे आप, मेरे अक्सर पेंडिंग आर्डर ही लगे हुए हैं। तो मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं पेंडिंग आर्डर पे ही करूँ। पेंडिंग आर्डर में आप मज़ीद सेव हो जाते हैं। देखें, आपको अल्लाह ज़िंदगी दे तो ये मार्केट कहीं भी नहीं जानी। सैटरडे संडे 2 दिन जो छुट्टी है वो छुट्टी है, उसके अलावा मार्केट ने चलते रहना है। तो आप ये चीज़ मत सोचें कि जल्दबाजी में मैंने अभी ट्रेड करनी ही करनी है, ये गुजर जाएगी तो क्या होगा, मतलब मार्केट ने तो बंद नहीं होना। मेरे साथ इस तरह हुआ, मैं ये आप देखें, मेरे गोल्ड की ट्रेड थी, ये गोल्ड को मैंने बाय किया था, ये आप लास्ट ट्रेड देख सकते हैं। इस जगह तकरीबन मेरा पेंडिंग आर्डर पड़ा हुआ था। अभी देख लेते हैं ये कहाँ पे है पेंडिंग आर्डर। 1776, ये 1776 पे हम आ जाते हैं। ये इस जगह पे मेरा पेंडिंग आर्डर पड़ा हुआ था। आप ये देखें कि मार्केट यहाँ से ही मूव होगी। अगर ये कुछ पॉइंट 2-3 पॉइंट भी नीचे आ जाती तो ये मेरा आर्डर हिट हो जाता, और फिर उसके बाद मार्केट आप देख लें कहाँ गई है। लेकिन ये हिट नहीं हुआ, कुछ स्प्रेड की वजह से बिड प्राइस और आस्क प्राइस का गोल्ड में वैसे भी डिफरेंस ज़्यादा होता है, स्प्रेड ज़्यादा होता है, उस वजह से ये मेरा आर्डर हिट नहीं हुआ। अगर ये हिट हो जाता तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होना था। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक्टिव आर्डर डालता उसी टाइम, तो मुझे ये हो सकता वो इस जगह डलता या इस जगह डलता, तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैंने वेट किया कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। देखें, जहाँ पे मैंने अपना आर्डर रखा था, मार्केट वहाँ से 10 पॉइंट भी अगर नीचे आ जाती ना तो मेरा आर्डर हिट हो जाना था। तो मेरे एनालिसिस बिल्कुल ठीक थे, यहाँ तक आना था मार्केट को, और आई भी है। लेकिन अब 10 पॉइंट का तो डिफरेंस पड़ ही जाता है, तो उस वजह से मेरा ये आर्डर हिट नहीं हुआ। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि ये मेरा आर्डर हिट नहीं हुआ तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये मेरा आर्डर हिट होता और ये मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की बजाय नीचे चली जाती, तो मुझे लॉस हो जाता। तो जो चीज़ गुजर गई है उसको भूल जाएं आप, वो दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरा आपने अपना काम कोशिश करना है कि सेव करें, रिस्क कम लें। तो उसके लिए आपने यही करना होगा कि आप एक्टिव आर्डर से को
कम देखें और पेंडिंग आर्डर की तरफ ज़्यादा अपनी तवज्जो रखें। तो उसके बाद देखें अभी हमारे चार्ट पे किसी किस्म का कोई मूविंग एवरेज भी नहीं है, तो आपने जो ट्रेंड देखना है वो वीक कैंडल्स को ही देख के करना है। मैं आपको बताता हूँ, H1 में देखें, आपको खुद पता चलेगा कि ट्रेंड क्या बन रहा है। H4 पे भी जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रेंड क्या बन रहा है। फिर जब आप डे 1 पे आएंगे, डे 1 क्योंकि बड़ा पैमाना है तो इसमें तो आपको ट्रेंड बाय का नज़र आएगा, लेकिन आप अगर पिछले 3 दिन देखें तो ट्रेंड सेल का स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो हमारा जैपनीज़ येन है वो यहाँ तक आएगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कितनी बन गई है, मतलब कितनी। अच्छा, उसके बाद दूसरा पेयर हमारा पाउंड है। पाउंड पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एंट्री और एग्ज़िट का भी बता देता हूँ कि हम इसमें एंट्री लेंगे कैसे। देखें अभी ये जिस जगह पे खड़ा हुआ है हम इसकी एंट्री नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे हमें इंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है ये एक सपोर्ट है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इस जगह पे हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमें एंट्री लेनी चाहिए या तो इस जगह पे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तकरीबन इस जगह पे, और फिर ये जो स्पेस है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका प्रॉफिट हो सकता है। और फिर इसका एसएल इस रेजिस्टेंस के ऊपर इस जगह पे हो सकता है। तो हमें यहाँ पे एक पेंडिंग आर्डर रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी जिस जगह ये खड़ा हुआ है हो सकता है यहाँ से ही रिवर्स हो जाए, वापस चली जाए। अच्छा, फिर दूसरी हमारी एंट्री किस जगह हो सकती है पेंडिंग ऑर्डर की, इस जगह। लेकिन आप हमने बाय की ट्रेड लेनी नहीं, क्योंकि ट्रेंड सेल का है, तो हमने ट्रेड सिर्फ सेल की लेनी है। तो एक हमारी ये एंट्री है और एक ये एंट्री है। और एग्ज़िट का है, इसका एग्ज़िट किया है, इसका एग्ज़िट किया है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारी जो सी ये एनालिसिस हैं उस पर कितना मार्केट पूरा उतरती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पाउंड पे। पाउंड की जिस तरह मैंने आपको जैपनीज़ येन की आदत बताई है कि ये अमूमन एक तरफ जब चलना स्टार्ट हो जाए तो अच्छा भला चलता है, इसी तरह पाउंड की भी एक आदत है। पाउंड जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी आ जाता है, ज़्यादातर ऐसे होता है। लेकिन वन साइड तो होती है मार्केट। अगर वो 2 दिन 3 दिन जिग जैग में चली है या शॉर्ट वेव में चली है तो हो सकता है कि वो आगे लॉन्ग वेव में चली जाए, ऐसा तो होता है। ऐसा ना हो तो फिर तो हर बंदा अरबपति हो जाए, मतलब हर बंदे नहीं, फिर अगर इस चीज़ को समझ लिया तो ज़ाहिर बात है इस तरह नहीं होता है। एक दफ़ा मार्केट ने किसी वन साइड जाना तो है, पाउंड भी ऐसा करता है। लेकिन ज़्यादातर पाउंड में ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, ये 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 जो वेव्स हैं, ये पाउंड में आपको देखने में ज़्यादा मिलेंगी। आप जापानीज़ येन को देखें आप और पाउंड को देखें, आपको फ़र्क कुछ नज़र आ रहा है? पाउंड में ये चीज़ ज़्यादा आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये इसने एक बिग वेव डाली है, ये मीडियम या बिग तो ये भी नहीं है। ये यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई, ये बिग वेव है। फिर एक बिग वेव यहाँ से इसने दोबारा स्टार्ट की और इसी जगह पे ये दोबारा आई है। अब ये आप देखें, इसके 3 हिस्से, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ गई, फिर ये नीचे आई, यहाँ पे दोबारा आई। अच्छा, अब ये शॉर्ट वेव में आप इसे देखें, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से फिर ये नीचे, फिर ऊपर। तो पाउंड ये चीज़ ज़्यादा करता है। अगर आपकी पाउंड में आपने पाउंड में बल्कि एक तरीकाकार और भी है काम करने का। आप देखें, अगर पाउंड एक दिन में
60 से 70 पिप की एक तरफ मूव लगा गया तो आप उसकी अपोजिट भी ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर पाउंड ने मतलब कैंडल स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद एक साइड पे ही 60 या 70 पिप की मूव लगा देता पाउंड, तो पाउंड उसके कम से कम मिड तक लाजमी आएगा, यानी 20-30 पिप आपको लाजमी देगा। तो पाउंड में किस तरीके से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। पाउंड की अभी जो सूरत हाल है वो क्या है उसको ज़रा देखते हैं। हम H4 में आ जाते हैं। पाउंड का अभी ट्रेंड कैंडल्स के हिसाब से कंफर्म नहीं है। लास्ट 2 आवर्स में, लास्ट 4 आवर्स में मार्केट तो गिरी है, फिर उससे लास्ट 4 आवर्स में भी गिरी है, लेकिन उससे पहले जो पाउंड का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बाय का जा रहा था, हो सकता है वो ये तोड़ दे। एक ये रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ दे तो फिर तो ये नीचे गिर सकता है, यानी कि ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है सेल के लिए। लेकिन इस जगह तो वेट ही किया जा सकता है जिस जगह पे अभी ये खड़ा हुआ है। फिर एक इस जगह पे हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है सेल का, यानी कि इसे बाय नहीं किया जा सकता। इसे भी करेंगे हम सेल ही, लेकिन थोड़ा देख के कि आगे ये क्या करता है। अगर इसको भी बड़े पैमाने पे डे 1 पे आप देखें तो ये, अच्छा ये मेरा अभी अपडेट हुआ है चार्ट, तो अगर आप इसको भी डे 1 पे देखें तो ये गिरा ही है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि अब आगे इसका जो वीक, अगर आप इसको जिस तरह मैंने आगे ये बिग वेव की बात की थी, एक बड़ी वेव यहाँ से यूँ लगी है, फिर एक बड़ी वेव, तो अभी ये जो बड़ी वेव चल रही है, अभी अगर इसने यहाँ से मोड़ी है तो फिर ये इसने यहाँ तक कम से कम तक इसके मिड तक कम से कम आना ही है, यानी इस जगह पे। तो अभी ये जिस जगह खड़ा हुआ है ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसको तोड़ दे तो फिर इस पे हम एंट्री लेंगे सेल की, यानी कि पाउंड को भी हमने सेल ही करना है, बाय के भी इसके चांसेस नहीं है। अच्छा तीसरा आ गया गोल्ड। इसके एनालिसिस जो से है ना वो मेरे 60-40 होते हैं, इस पर मेरे इतने ज़्यादा कंफर्म होते नहीं हैं, लेकिन हम कर लेते हैं बात, इसलिए मैं इस पर ट्रेड्स भी ज़रा कम ही करता हूँ। ये गोल्ड है, ये किसी की मतलब ज़्यादातर अपनी धुन में ही चल जाता है। अच्छा जी, गोल्ड के हवाले से पहले हम इसे देखते हैं H4 में। ये कैंडल बनी है लेकिन गालबन उस टाइम न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये यहाँ से गिरी थी मार्केट, और फिर मार्केट ने क्लोज़ होना था, तो ना बायर्स का प्रेशर था इतना ज़्यादा ना सेलर का, तो फिर मार्केट वो इसी जगह पे ही क्लोज़ होगी। तो फ्राइडे को इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन अभी जो इसकी सूरत हाल है वो बाय वाली ही है। एक कैंडल को, मतलब ये कैंडल जो सी है ना, ये तो क्योंकि कुछ न्यूज़ की वजह से थी और ये एकदम से इतनी ज़्यादा गिर गई थी, तो इस पे मैं नहीं कुछ इतना ज़्यादा कर सकता कि ये H4 में कहाँ जाएगी। क्योंकि आप अगर डे 1 में भी देखें तो ये नीचे ही आया है, और अगर सही बात करें तो इस टाइम मैं इसके कुछ ख़ास एनालिसिस कर भी नहीं सकते हम, ये तो मंडे को ही पता चलेगा इस ख़ास तौर गोल्ड का। लेकिन गोल्ड क्योंकि जितना हो सके आप रिस्क कम लें, तो जो अभी आपके एनालिसिस में नहीं आ रहा पेयर उसको फ़िलहाल छोड़ दे। है ये इसका ट्रेंड बाय का ही है, लेकिन फ़िलहाल इस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब मंडे को भी नहीं कर सकते, ट्यूसडे को देखेंगे या फिर उससे आगे नेक्स्ट डे देखेंगे। अभी पाउंड और जापानीज़ येन, इन दोनों पे ये आपके सामने चार्ट मैंने रख दिया है, इन पे हम अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। पाउंड का भी गिरने के चांसेस हैं, ये अब बड़ी वेव में निकल पड़ा है और ये बड़ी वेव इसकी यहाँ से मूव होना शुरू हो गई है, तो ये कम से कम फिर यहाँ तक आएगा नेक्स्ट वीक तक। इसी तरह ये भी अब गिरेगा, तो ये तो जब गिरेगा तो हो सकता है ये इसको भी क्रॉस करे और ये वापस इस पॉइंट तक आए।
क्योंकि ये पाँव जैपनीज़ येन है और इसकी ये ऐसे ही चलता है। तो ये हिसाब किताब है। मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में कर दूंगा, तो साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे जब टाइम मिला इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट वीक में क्या होता है। और मैं ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड की रोबोट की भी वीडियो बनाऊंगा। जो मैंने बनाए हैं रोबोट जैपनीज़ येन वाला जो भी मैंने आपको दिखाया है, उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग तो आप देख ही रहे थे लाइव अकाउंट पे, मतलब डेमो अकाउंट था लेकिन लाइव मार्केट में वो चल रहा है। और जो दूसरा है वो मैंने लाइव मार्केट में नहीं लगाया हुआ, उसका बैक टेस्ट करेंगे हम, आपके सामने ही करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।